नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। हम इस कार्यक्रम में अक्सर बड़े ही महत्वपूर्ण विषयों पर और बड़े खास मेहमानों के साथ चर्चा करते रहते हैं। आज हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्योंकि कल है 11 अक्टूबर जो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड है, उस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको एक रचना सुनाते हैं जो एक बड़े कलाकार की है, उसके बाद जरा बातों को खोलेंगे। तो रचना कुछ यूं है, पान महिमा को लेकर है। वो कुछ यूं है कि पान सो पदारथ सब जहान को सुधारत, गायन को बढ़ावत जामे चूना चौकसाई है, सुपारिन के साथ साथ मसाल मिले भांत भांत, सुपारिन के साथ साथ मसाल मिले भांत भांत, जामे कत्थे की रत्ती भर थोड़ी सी ललाई है, बैठे हैं सभा माहे बात करें भांत भांत, थूकन जात बार बार जाने का बढ़ाई है, कहें कवि किशोरदास चतुरन की चतुराई साथ, पान में तमाकू किसी मूर्ख ने चलाई है। ये किनकी रचना है, इस बारे में हम बात करते हैं जरा अपने मेहमान से। कमल धीमान साहब, बहुत स्वागत आपका। आप लेखक हैं, आपने क्या लिखा है उस पर बाद में चर्चा होगी, लेकिन ये रचना किसकी है और हम क्यों बात कर रहे हैं आज इस कलाकार के बारे में? देखिए, ये हमारे जीनियस किशोर कुमार साहब की कविता है और ये किशोर कुमार साहब ने उन दिनों लिखी थी जब वो खंडवा में रहा करते थे और पान की महिमा के ऊपर उन्होंने एक कविता लिखी थी और आज हम उन्हें इसीलिए याद कर रहे हैं क्योंकि 13 अक्टूबर को किशोरदा की डेथ एनिवर्सरी होती है। जी, और ये जो रचना मैंने अभी पढ़ी, ये कमल धीमान साहब की किताब है किशोरदा पर। दो किताबें हैं, उसमें से ये एक किताब है जिसमें से ये रचना मैंने पढ़ी। कमल जी, एक बात बताइए, किशोरदा को, किशोर कुमार को जो भी याद करता है वो इसलिए याद करता है कि ऐसी आवाज का धनी ना कोई आया और लगता नहीं अभी तक तो कि कोई वैसा आएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे विलक्षण कलाकार थे उस दौर के जो एक आवाज जैसी उनकी थी, वो अपनी आवाज के साथ रफी साहब और कैसे कैसे कलाकार। लेकिन किशोर कुमार के बारे में जब भी बात आती है, परिवार में पहले से एक बड़ा भाई जो सुपरस्टार बन चुका हो, अगर हम बात करें उनके बचपन की, तो उनके बचपन के बारे में जरा बताइए। आपने खंडवा का जिक्र किया, उनके घर का, जरा उनके बचपन कैसा था, जरा इस बारे में जरा बताएं। देखिए, किशोर कुमार साहब जो है, ये इनका जन्म हुआ खंडवा में 4 अगस्त 1929 को। जी। तो ये इनके पिता एक जाने माने वकील थे खंडवा के, कुंजलाल गांगुली नाम था उनका, और गौरी देवी इनकी माता जी का नाम था। और इनके बड़े भाई साहब जो थे वो अपना अशोक कुमार साहब, दादा मुनि जिनको हम कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में जी। तो और इनके एक बड़ी बहन थी सती देवी और एक बड़े भाई अनूप कुमार साहब। तो ये घर में सबसे छोटे थे, तो इसीलिए सबसे लाडले और सबसे प्रिय हो गए, क्योंकि और बचपन से ही ये काफी नटखट रहते थे, काफी नोटी हरकतें करते थे और इनकी उछल कूद ये सब अक्सर चलता रहता था और पढ़ाई में इनका मन जरा कम ही लगता था। हालांकि ये इनके पिताजी ने खंडवा के जो मशहूर स्कूल है, विद्यालय है जी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी विद्यालय, इसे डबल फाटक हिंदी मीडियम स्कूल कहा जाता था। तो वहां पे इनका एडमिशन कराया गया, तो वहां पे इनकी बाकी पढ़ाई तो सही चलती रही, लेकिन गणित में थोड़ा कमजोर थे ये। और थोड़े या बहुत? काफी कह लीजिए, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि आपने तो उनकी स्कूल वगैरह की मार्कशीट तक निकलवा ली। जी जी, उनके क्रिश्चियन कॉलेज से। तो लेकिन क्या फर्क पड़ता है कि किशोरदा को गणित में नंबर कम आते थे, जो उनको आता था वो किसी और को नहीं आता था। उनका एक गीत, क्योंकि अभी हमारे मेहमान ये कह रहे हैं कि वो बड़ी शरारतें करते थे बचपन में, उनकी शरारतों के बारे में तो कहा जाता है कि फिल्मों में भी जो उन्होंने किरदार जो निभाए या गायकी में भी उन्हें जब मौका मिलता था कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते थे। किशोरदा के बारे में यह कहा जाता है कि उनके बारे में बहुत से लोगों की अलग अलग राय हमेशा सुनी जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो बहुत ही सनके किस्म के आदमी थे, कंजूस थे और किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, इनकम टैक्स से बहुत परेशान रहे जीवन भर। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सचिद रे ने एक लेख लिखा था और लिखा था डेथ ऑफ अ जीनियस। कमल जी, ये बताइए, खंडवा से फिर बंबई पहुंचना और फिल्मों में अपने आप को स्थापित करना, क्योंकि अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज के मालिक बन चुके थे, स्टैब्लिश थे, स्टार थे इतने बड़े, लेकिन कोई आसान थोड़ी था उनका सफर। क्या था उसमें? एक्चुअली दरअसल ये था संजीव जी, उस जमाने में किशोरदा को बचपन से ही बड़ा शौक था एक सिंगर के रूप में स्थापित हो जाने का, और उनके बड़े भाई साहब ये जानते थे कि किशोरदा ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, किसी से सीखा नहीं म्यूजिक। तो ऐसे में उनको ये लगता था कि फिल्म इंडस्ट्री में एक से एक दिग्गज कलाकार बैठे हैं
उस जमाने में नौशाद साहब थे, संगीतकार खेमचंद प्रकाश थे, रफी साहब थे, अनिल विश्वास थे, मुकेश जी तलत, एक से एक मतलब बड़े बड़े फनकार। तो उनको लगा कि ऐसे फनकारों के बीच में किशोर कुमार स्थापित नहीं हो पाएंगे, तो इनकी रोजी रोटी चलती रहे। शास्त्रीय संगीत नहीं सीखा इसलिए, शास्त्रीय संगीत नहीं सीखा। अच्छा। तो उनकी रोजी रोटी चलती रहे, रोजी रोटी चलती रहे, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती एक्टिंग के क्षेत्र में धकेला, ताकि ये थोड़ा कुछ एक्टिंग करके कुछ कमा ले, खा ले, एस्टेब्लिश हो जाए। तो किशोर कुमार क्या करते थे, एक्टिंग में उनका मन लगता नहीं था, तो वो क्या करते थे, उछल कूद वाली हरकतें करते थे, उठ पटांग की हरकतें। तो वो एक खास तरह का एक सेगमेंट, एक खास तरह का वर्ग उनका बन गया, इस तरह की उनको पसंद करने वालों का। तो फिर उसके बाद जब देखा अपना अशोक कुमार जी ने कि ये बिल्कुल ही गाने में ही इंटरेस्टेड है, उठ पटांग हरकतें करता है, तो उन्होंने क्या किया कि इनको फिर खेमचंद प्रकाश से मिलवाया। बॉम्बे टॉकीज की फिल्म बन रही थी जिद्दी, जिसमें देव साहब के लिए उसमें हीरो थे, तो फिर उसमें उनको मिलवाया। तो खेमचंद प्रकाश जी ने देखा कि आवाज उनकी बहुत मीठी है और थोड़ी मामूली सी बारीकियां हैं जो उनको समझानी है, और बहुत अच्छा वो गायक बन सकते हैं। फिर उन्होंने थोड़ा उसको तराशा और उनसे 2 गाने गवाए, मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे, और एक कौन आया रे लता जी के साथ एक डुएट था। तो ये दोनों गाने उस जमाने में बहुत पॉपुलर हुए, बड़े कामयाब हो गए। तो अब उसके बाद क्या हुआ, अब देवानंद एक एस्टेब्लिश हीरो के रूप में कामयाब हो चुके थे और ए ग्रेड के एक एक्टर के रूप में जाने जाते थे। दिलीप कुमार साहब, राज कपूर के बाद साथ साथ देव साहब का काफी नाम था। तो उनकी ये प्रमुख आवाज बनते चले गए धीरे धीरे। फिर वो सारी उनके साथ मुनीम जी, 9-2-11, पेइंग गेस्ट, ऐसी बहुत सी फिल्में करी, तो ए क्लास की ग्रेड के सिंगर कहलाने लगे। लेकिन और साथ ही साथ ये एक्टिंग के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर रहे थे, तो वहां पे उटपटांग हरकतें कर रहे थे। तो उस जमाने में आंदोलन, छम छमा छम, बुजदिल वगैरह कई फिल्में आई, जिनकी वजह से थोड़ा कामयाब हुए। और उस जमाने में इनके ना खास तरह का एक वर्ग बन गया। तो ये अब उस स्टार्टिंग के दौर में जो एक बड़े भाई की तरफ से प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, वो एक्टिंग के लिए तो मिला, एज ए गायक के तौर पे नहीं मिला। तो फिर उसके बाद SD बर्मन साहब ने इनको काफी तराशा, उनको बड़ी अच्छी लगी इनकी आवाज। उन्होंने कहा आवाज बड़ी मीठी है, बड़ा अच्छा लग रही है, और एकदम सुर उनके लग जाते हैं। और लेकिन वो साथ साथ उनको संगीत की तालीम नहीं है, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग से उन्होंने क्या किया, बर्मन दादा ने कहा कि ये इस लड़के को मैं तराशूंगा और ये बहुत अच्छा एक आगे जगह गायक बन जाएगा। कमल जी एक बात बताइए, ये जो आपने जो बात बताई, अब दोनों ही तरफ उनका नाम होना शुरू हो गया, गायकी में भी और एक्टिंग में भी उन्होंने अपना नाम जो था लोगों ने उसको स्वीकारना शुरू किया। ये व्यक्ति की अपनी जिद होती है या कुछ इसमें दैवीय हाथ भी कुछ होता है, क्या होता है, ये भाग्य का हाथ होता है? देखिए संजीव जी, इसमें दोनों फैक्टर काम करते हैं। आदमी की अपनी मेहनत और योग्यता तो काम करती ही है, क्योंकि बिना डेडिकेशन के, बिना डिवोशन के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। किशोर दा को सहगल साहब के बड़े फैन थे और उनकी तरह कामयाब सिंगर बनना चाहते थे, ये पैशन तो उनको बचपन से ही था। और इसी के साथ साथ अगर आप उनकी एक जन्म कुंडली पे एक नजर डालें, तो जन्म कुंडली में उनके धनु लगन की कुंडली है, और लगन में उनके शनि बैठे हैं, जो 2nd एंड 3rd लॉर्ड हैं, जो कि वाणी और कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। वो लगन में बैठने से और 7वें भाव में शुक्र के होने से ये उनको एक दैवीय कृपा मिली, एक गॉड की ब्लेसिंग मिली कि वो एक अच्छे गायक के रूप में स्थापित हो सकें। लेकिन साथ ही साथ 8वें भाव में सूर्य चंद्र बुध के साथ जो योग बना उनका, वो एक फैमिली एनवायरनमेंट में थोड़ी दिक्कतें पैदा भी करी उन्होंने। ये आपने बिल्कुल विश्लेषण कर दिया। हाँ, किशोर दा की आवाज के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि उनकी आवाज में मौज मस्ती के गाने जितने अच्छे लगते हैं, सजते हैं, गंभीर और एकाकीपन के जो गीत हैं वो कितने निखर जाते हैं। हुई आवाज और ऐसा गीत किशोर दा। कमल जी एक बात बताइए, जो बात आपने जहां लाकर रोकी थी कि परिवार में भी ऐसा कुछ ग्रहों की कुछ चाल की भी आप बात कहते हैं, लेकिन निजी जिंदगी में काफी, जिसे कहना चाहिए, बड़े उतार चढ़ाव रहे किशोर दा। तो क्या उसका भी असर उनके कलाकार जीवन पर पड़ा? और अगर हम निकट से देखें? जी बिल्कुल पड़ा जी। एक्चुअली जब वो किशोर दा की लाइफ में एक प्रोफेशनल एक पीक पॉइंट आ रहा था, तो उस जमाने में उनकी एक जो पत्नी थी पहले, जो रूमा देवी जी थी, उनके कई बातों को लेकर उनका आपस में मतभेद हो गया। जी वो चाहते थे कि रूमा जी एक गृहिणी के तौर पे काम करें, और रूमा जी चाहती थी कि एक वो थोड़ा प्रोफेशनल एंगल लेके आए अपनी लाइफ में, उछल कूद बंद करें और थोड़ा सीरियस रहे लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें। तो इन कई इश्यूज को लेके उनके आपस में मतभेद हो गए। तो अंत में उन्होंने डिसाइड किया रूमा जी ने कि ये हम लोग अलग हो जाते हैं। तो वो अलग हो गई, साथ में अपने बेटे अमित कुमार को भी ले गई। तो ऐसे में किशोर बहुत तन्हा हो गए, अकेले हो गए।
तो उनके लाइफ में अचानक एक सेटबैक सा हुआ। फिर कुछ समय बाद जब मधुबाला जी की तरफ से प्रपोजल आया शादी के लिए, तो फिर उनको एक मन में उमंग जागी कि चलो एक फिर घर बसाया जाए, थोड़ा अकेलेपन को दूर किया जाए। लेकिन वो शादी के कुछ समय बाद ही उनको एक बीमारी हो गई, तो इस चक्कर बीमारी का इलाज कराते हुए वो उनको लंदन भी लेके गए और काफी उनको इलाज करवाया। लेकिन वो बीमारी के चलते मधुबाला जी ने काम करना बंद कर दिया और काफी फ्रस्ट्रेशंस उनके माइंड में आ गई। तो इससे भी उनके आपस में एक पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम आने लग गई। तो ये सारा फिर वो कुछ समय बाद वो भी अलग हो गई। तो फिर इस तरह के जो एंगल इनके लाइफ में चलते रहे, एक के बाद एक शादी हुई, फिर टूटी, फिर ये सब जो चीजें थी वो उनके मन की गहराई में काफी दर्द भर गया उनके अंदर। और एक क्योंकि अगर वो जो अंदर इतना जो व्यक्ति जो टूट जाता है, अंदर से बिखर जाता है, तो वो जो चीज है वो सामने तभी उनकी गायकी में आ पाती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि उनके जो एक तरफ उनके हंसमुख वाले गाने हैं, नोटी सॉन्ग्स हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आप कंपैरिजन करेंगे एक सैड सॉन्ग्स के तौर पे, तो ऐसा लगता है जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी बड़ी आत्मा ही सामने निकाल के रख दी। निजी जिंदगी से निकलकर अगर हम उनकी बात करें, जो फिल्मी दुनिया में इनके जो निकट के सहयोगी रहे, कुछ ऐसे कलाकार, कुछ ऐसे साथी इनके, तो कौन कौन आपको नाम याद आते हैं उनके? सबसे पहले तो ये देव साहब के साथ इनका काफी बड़ा एसोसिएशन रहा। आपको जैसे मैंने बताया कि देव साहब के लिए इन्होंने पहली बार प्लेबैक किया था जिद्दी फिल्म के लिए, तो तभी से इनके आपस में एक बॉन्ड बन गया आपस में, क्योंकि वो देव साहब के खास जो मैनरिज्म था, एक चलने का, बोलने का, बात करने का, वो किशोरदा ने बड़ी बखूबी अडॉप्ट कर लिया था। तो उन पे काफी इनकी आवाज बड़ी फपती थी, तो इनके इसलिए उनके आपस में बड़ी अच्छी एसोसिएशन रही, जो उनकी टिल डेथ तक काफी एक दोस्ताना स्वभाव रहा। फिर उनका एक बड़ा अच्छा मित्र कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, SD बर्मन साहब, उनके साथ काफी उनका बेहतरीन एक समय रहा। फिर RD बर्मन साहब के साथ रहा। इसके अलावा उनके महमूद इफ्तिखार साहब, KN सिंह साहब, भगवान दादा और इस तरह के कई उनके मित्र। राजेश खन्ना से बड़ी दोस्ती रही, क्योंकि राजेश खन्ना का करियर जहां से पीक पर पहुंचा, उसमें बल्कि कहना चाहिए कि किशोर दा और राजेश खन्ना का जो स्टारडम अगर शुरू होता है तो दोनों का एक साथ शुरू होता है। आराधना फिल्म से एक साथ चला। उस जमाने में जब किशोर और बाद में अमिताभ बच्चन किशोरदा के साथ जब राजेश खन्ना साहब का कॉम्बिनेशन बन गया, तो वो क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि किशोरदा किसी भी गाने को गाने के लिए जो एक्टर फिल्म में जिसके ऊपर होंठ पे उस पर फिल्माया जा रहा है गाना, उसके पहले मैनरिज्म को नोट कर लेते थे, कैसे वो बात करते हैं, कैसे चलते हैं, तो उसी लिहाज से वो गाना गाया करते थे। तो वो ये जो चीज थी ना, ये उन्होंने राजेश खन्ना की बड़ी अच्छी खूबी एक अडॉप्ट कर ली, उनका इंटरव्यू लेके बकायदा। तो जो घर बुलाया था और इंटरव्यू लिया था। तो उसके बाद जब उन्होंने फिर आराधना में दोनों तीनों गाने गाए गए, रूप तेरा मस्ताना या मेरे सपनों की रानी, कोरा कागज था, ये मन मेरा, तो वो इतने बखूबी उन पे फिट बैठे, ऐसा लग रहा है जैसे खुद राजेश खन्ना साहब गा रहे हैं। राजेश खन्ना के बाद और फिर अमिताभ बच्चन आते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक साथ तीन सुपरस्टारों की प्रमुख आवाज किशोरदा ही रहे। किशोर कुमार जितने बड़े गुणी कलाकार थे, उनके बारे में किस्से भी इतने अजीब अजीब सुनने को मिलते हैं कि वो निहायत ही कंजूस थे, मक्खी चूस जिसे कहते हैं। वो ना तो दावतों में जाते थे, ना किसी को दावत देते थे। कमल जी, ये बातें क्यों ये बाहर आई और इनके पीछे क्या कुछ सच्चाई थी या सब ऐसी बातें फैलाई गई? नहीं, इसके पीछे बहुत से रीजन है सजीव जी। जैसे आप इनका देखिए 50s के दौर में जब ये एज एन एक्टर एस्टेब्लिश हो गया फिल्म इंडस्ट्री में जी, तो उस दौर में इनको गाने का भी शौक काफी रहता था, तो फिल्म में गाना प्रमुख रूप से ये गाया करते थे। तो कई बार प्रोड्यूसर्स लोग उनका पेमेंट मार लिया करते थे एज ए सिंगर, ये रोक लिया करते थे, तो उनके काफी बिटर एक्सपीरियंसेस रहे। फिर 60s में आके जब इनका वो फैमिली लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब हुई और साथ ही साथ उधर आपका जो एक प्रोफेशनलिज्म था वो एक्टिंग में भी थोड़ा कमी आई, तो और प्लेबैक ये किसी और के लिए करते नहीं थे देव साहब को छोड़ के। तो ऐसे में इनके लिए थोड़ा सा एक पीरियड ऐसा रहा, बड़ा स्ट्रगल से भरा हुआ रहा, जब काम कम था, पैसे नहीं थे और इवन उस समय जब मधुबाला जी को लंदन में ले जाना पड़ा, इनको काफी खर्चा आया उनके इलाज के ऊपर। उस दौरान तो इनको काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इवन एक बार इनकम टैक्स वाले ने इनको घर से उठा भी लिया था, तो घर से उठा लिया था तो कि इनकम टैक्स उन्होंने बकाया पे नहीं किया था। तो ये सारे एक्सपीरियंस इनको अशोक कुमार ने कुछ पैसे अशोक कुमार जी ने पे किया था बाद में। तो काफी सारे इनको बिल्डर एक्सपीरियंसेस रहे उस जमाने के। तो फिर इसीलिए ये अब जब ये पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो गए, शायद ये पंक्तियां लिखवाई होंगी, पीछे पड़ गया इनकम टैक्स कुछ ऐसा भी उन्होंने करवाया। जी बिल्कुल जी। तो उसमें फिर अपना इन्होंने क्या किया, तो जब ये प्रॉपर एक एस्टैब्लिश हो गए एज ए सिंगर, तो इन्होंने क्या किया, तब अब किसी भी गाने को गाने के लिए पहले ये एडवांस में पेमेंट ले लिया करते थे। अपने सेक्रेटरी को ये बोल दिया करते थे कि भाई
चाय से इशारा होता था कि मतलब मैंने अगर सेक्रेटरी कह दे दादा चाय पी ली, इट मीन्स पेमेंट हो गया। अच्छा, अगर वो कहे कि दादा अभी चाय नहीं पी तो आवाज अभी खराब है, ठीक नहीं है, मैं गा नहीं पा रहा हूँ। तो ये सब चीजें पैसे मिलने का इशारा पूरा था। जी, इसी तरह का इशारा चलता रहा। अच्छा। तो इस हिसाब से फिर वो एक जो वो खबरें थी मीडिया में काफी फैली और काफी चली आगे, जिससे वो इनकी कंजूस छवि एक एस्टेब्लिश हुई। लेकिन ये कंजूस नहीं थे, ये कोई किस्सा है आपके पास बताने का? कंजूस बिल्कुल नहीं थे। एक्चुअली जब इफ्तिखार साहब ने एक बार बताया था कि एज ए प्रोड्यूसर वो अपने सारी यूनिट के हर एक मेंबर का, हर एक एक्टर को एडवांस में पेमेंट कर दिया करते थे। अच्छा। हाँ, अब जब कोई एक प्रोड्यूसर कंजूस होगा या एक व्यक्ति कंजूस होगा तो पैसे रुला के देगा, लेकिन वो पहले एडवांस में पेमेंट कर दिया करते थे। इसके अलावा वो क्या करते थे, बहुत से एंगल में लोगों की जैसे अलग से हट के लीग से जाके हट के हेल्प कर दिया करते थे। और एक बार इनको ने क्या किया, दादा मुनी साहब से बोला कि दादा मुनी आप लोग अजंता एलोरा चलेंगे क्या? दादा मुनी बोले हाँ चलते हैं। तो सारे 5-7 फैमिलीज रिश्तेदार इकट्ठे करके ये लोग अजंता एलोरा के लिए चल पड़े। तो किशोर दा ने 5-7 गाड़ियां बुक की, सारा होटल का खर्चा किया, वहां ठहरे, घूमे फिरे, खाया पिया सब कुछ। फिर उसके बाद बॉम्बे आने के बाद उन्होंने कहा दादा मुनी अब मुझे कंजूस कहो। तो इस तरह के बहुत किस्से हैं। क्या बात है जी। किशोर कुमार के जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं को हम जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बारे में अक्सर कुछ और बातें बाहर हम लोगों ने पढ़ी या सुनी है। कमल जी, ये बिल्कुल आपने अलग बात बताई कि कंजूस की जो छवि उनकी थी वो दरअसल कैसे बनी। दूसरी तरफ एक और बात आती है उनके बारे में, जब ये बात आती है कंजूस की, तो जाहिर सी बात है किसी को मदद भी नहीं करेंगे, पैसे भी नहीं देंगे किसी को। ये कहां तक आप इसके बारे में कहना चाहेंगे कि सच है या नहीं है? नहीं, ऐसा जैसा मैंने अपने शोध के दौरान पाया उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उन्होंने किसी की हेल्प नहीं की। बहुत लोगों की उन्होंने हेल्प की, बल्कि वो हेल्प का शो ऑफ नहीं करते थे। जैसे किसी की हेल्प की, जैसे आप समझिए कि सत्यजीत रे साहब की उन्होंने पाथेर पांचाली के दौरान 5,000 रुपए देकर उनको हेल्प की थी उस जमाने में। और एक अपना मिस्टर बिपिन गुप्ता थे, दाल में काला फिल्म बना रहे थे, उसमें कुछ शॉर्टेज ऑफ मनी पड़ गई तो अपने घर से उन्होंने पैसे मंगा के वो पूरा उनकी कमी पूरी की। इसी तरह से उनके एक कजन थे संगीतकार अरुण कुमार मुखर्जी। तो अरुण कुमार मुखर्जी की 55 के दौरान एक सडन एक डेथ हो गई। तो बाद में उनको हर महीने उनकी पत्नी को किशोरदा गुप्त रूप से पैसे भेजते रहे। ये बाद में जब बहुत बाद में अरुण कुमार मुखर्जी ने उनकी डेथ के बाद ये जिक्र किया कि किशोरदा के हर मंथ पैसे आया करते थे। और एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक किशोरदा के एक बचपन के मित्र थे बाबू रंगरेज करके, बाबू फतेह मोहम्मद साहब थे। तो वो उन्होंने बताया मेरे को कि जब वो 71 में वो मिलने गए किशोरदा से, जब बहुत कामयाबी के शिखर पे थे किशोरदा, तो वो उनसे जब मिले बड़ी खुशी से वो मिले, बड़े भावुक होकर मिले। फिर वो अंदर चुपचाप गए और एक ब्रीफकेस भरकर नोटों का अपने दोस्त के सामने रख दिया कि बाबू ये मेरी तरफ से आपको भेंट। तो वो कहने लगे कि बाबू रंगरेज कहने लगे कि अरे किशोर, मैं तो तेरे प्रेम के चक्कर में तुझसे मिलने आया हूँ, इनसे थोड़ा मिलने आया हूँ। तो उनके हाथ से एकदम से बैग गिर गया और कहने लगे कि बाबू ये प्यार, ये लगाव मुझे सिर्फ खंडवा में मिलता है, बॉम्बे में मुझे ये लगाव देखने को नहीं मिलता, इसलिए मैं खंडवा को हमेशा मिस करता हूँ। क्या बात है। आपने जो बात की इसी से बात जुड़ती है, वो ये कि जब वो बिल्कुल कामयाबी के शिखर पर थे, अक्सर किशोर कुमार ने 2 या 3 बार ऐसा मौका रहा होगा, उन्होंने बार बार कहा कि अब मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रहा हूं, मैं गाना बंद कर रहा हूं और अब मैं खंडवा जाऊंगा, वहीं रहूंगा। तो ये क्या इसी वजह से वो कहा करते थे? ये भी एक उनका रीजन था, क्योंकि जो उन्होंने अपना समय खंडवा में गुजारा था, एक बड़े अपने बचपन के सहपाठियों के साथ एक माहौल में, एक ऐसे जो मतलब पूरी भावना के साथ उनसे मिलते थे, निस्वार्थ रूप से उनसे प्रेम किया करते थे, वो चीज उनको बॉम्बे में कमी महसूस हुई। उनको मुंबई से शोहरत, पैसा सब कुछ मिला, शोहरत पैसा तो मिला, लेकिन उनको ये लगा कि हर एक व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है, इसमें किसी की संवेदनाओं की, भावनाओं की कोई कदर नहीं करता यहाँ। तो इस चीज को मिसिंग करते हुए बार बार उनको अपना बार बार इंटरनली उनको ध्यान आता था कि मैं खंडवा एस्टेब्लिश हो जाऊं, ये सब छोड़ दूं, बहुत हो गया। लेकिन फिर परिवार के रहते अपनी मृत्यु के बाद वो खंडवा जा पाए, मृत्यु के बाद ही खंडवा जा पाए। उसे मतलब अपनी उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि मेरी जो अंतिम संस्कार है वो खंडवा में ही किया जाए। क्योंकि खंडवा के लोग, खंडवा का माहौल, खंडवा का वातावरण उनको शुरू से ही बहुत से पसंद था और उनके मन को बहुत अंदर तक उनको बड़ा सुकून पहुंचाता था जी, जिसकी कमी उनको बॉम्बे में रही। जी, कमल धीमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, और किशोर दा के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर आपने जो बात की हमसे बहुत अच्छा लगा। किशोर